हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन घर के अंदर। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हम ज्योग्राफी रिवीजन की बात कर रहे थे। आज हमको पढ़ना है छठा चैप्टर अधिवास। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, अधिवास का अर्थ होता है मकानों का समूह। मकानों का अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां बहुत सारे मकान या बहुत सारे घर एक साथ इकट्ठे हो उसे अधिवास कहते हैं। अधिवास की जो इकाई होती है वह एक घर होता है या एक मकान कह दीजिए, उसे कहा जाता है अधिवास की इकाई। अधिवास दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक अधिवास होता है अस्थाई, एक होता है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास वे अधिवास जहां मनुष्य स्थायी रूप से निवास नहीं करता। उसके कई कारण हैं, जैसे कि आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुचारण आदि। इन कारणों से मनुष्य स्थायी न रहकर घुमक्कड़ जीवन जीते। इसके बारे में हमने पूर्व में पढ़ा, जैसे कि एस्किमो, बुशमैन, ये सभी अस्थायी आवास में रहते हैं। बात करते हैं स्थायी, जहां मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता हो। इसके भी निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण है पशुपालन, कृषि, जंगली जानवरों से सुरक्षा आदि कारणों से मनुष्य स्थायी रूप में भी निवास करते हैं। तो अधिवास के दो प्रकार होते हैं, अस्थायी और स्थायी अधिवास। अस्थायी में आखेट, खाद्य संग्रहण, पशुचारण जैसे कि एस्किमो, बुशमैन। स्थायी में तो पशुपालन, कृषि, जंगली जानवर सुरक्षा के लिए स्थायी निवास बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं मित्रों मानव अधिवास की। चलिए, देखिए मानव अधिवास। मानव अधिवास भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है ग्रामीण अधिवास। गांव में रहने वाले लोग या गांव में निवासित करने वाले लोग जो अपना जीविका उपार्जन के लिए प्रमुखता कृषि, पशुपालन, खाद्य संग्रहण आदि कार्यों पर निर्भर रहते हैं, वह ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण अधिवास को अध्ययन की दृष्टि से चार भागों में बांटा गया है: सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित एवं पल्ली। देखिए, जैसा कि नाम से विदित है, सघन। सघन मतलब बहुत गहरा। इसमें अधिवास घर बहुत पास पास होते हैं। बहुत सारे घर, जैसे कि 40 से 50 या 100 तक के घर भी एक साथ हो सकते हैं, एक साथ पास पास। इसमें 40 से 50 घर एक साथ होते हैं, वह कहलाता है सघन अधिवास। इसका एग्जाम्पल आपको बताया जाए तो गंगा एवं सतलज के मैदान। गंगा एवं सतलज के मैदानी भागों पर जो गांव बसे हुए हैं वे अधिवास कैसे कहलाते हैं? सघन। दूसरा बात करते हैं प्रकीर्ण की। देखिए, प्रकीर्ण का अर्थ है फैले हुए, यानी इसमें जो घर होते हैं वह पास पास ना होकर दूर दूर होते हैं। पास पास ना होकर दूर दूर यानी कि फैले हुए होते हैं, जैसे कि कनाडा के प्रेरी प्रदेश, कनाडा के प्रेरी प्रदेश एवं एशिया के स्टेपी मैदान। एशिया के स्टेपी मैदान। तीसरा हम बात करते हैं मिश्रित की। देखिए, ये सघन एवं प्रकीर्ण दोनों के मध्य की अवस्था है। सघन व प्रकीर्ण के
मध्य, ना तो घर ज्यादा पास पास होंगे और ना ही ज्यादा दूर दूर, इनके मध्य होंगे। इसका अच्छा उदाहरण है हमारे राजस्थान में कोटा जिला है, उसकी सांगोद तहसील का खुर्द गांव। कोटा की सांगोद तहसील का खुर्द गांव मिश्रित का एक अच्छा उदाहरण है। अंत में बचता है चौथा पल्ली। पल्ली का मतलब छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे जो घर होते हैं वह पल्ली के अंदर आते हैं, जो पर्वतीय प्रदेशों या निचली घाटियों में पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों या निचली घाटियों में। तो मित्रों, ये थे ग्रामीण अधिवास के प्रमुख प्रकार: सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित एवं पल्ली। सघन यानी एक साथ पास पास 40 से 50 घर, जैसे गंगा सतलज के मैदान। प्रकीर्ण का होता है फैले हुए, जैसे कि पास ना होकर दूर दूर होते हैं, कनाडा के प्रेरी प्रदेश और एशिया के स्टेपी मैदान। अगला है मिश्रित, यानी ये एक सघन और प्रकीर्ण के मध्य की अवस्था होती है, जिसमें कोटा का सांगोद तहसील का खुर्द गांव। अंत में पल्ली। पल्ली मतलब छोटे छोटे, जैसे पर्वतीय व प्रदेशों की निचली घाटियों वाले क्षेत्र। अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप। देखिए, बात करते हैं ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों की। प्रतिरूप का मतलब होता है संरचना या स्ट्रक्चर। इसमें पहला आता है रेखीय प्रतिरूप, यानी इस प्रकार के प्रतिरूप में गांव एक रेखा, यानी एक सीधी रेखा में, एक लाइन में होते हैं सारे गांव। जैसे कि आप देख सकते हो रेलवे की पटरी के दोनों तरफ एक सीधी लाइन में, सड़क के दोनों तरफ किनारे पर वह एक रेखा के अंदर होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। ये इस प्रकार बना हुआ होता है, एक रेखा के अंदर इसके दोनों तरफ अधिवास बने हुए होते हैं, रेखीय प्रतिरूप। दूसरा हमारा प्रतिरूप आता है तीर प्रतिरूप। देखिए, एक तीर के समान होता है, जैसे कि एक तीर की संरचना आपने देखी होगी, इस प्रकार बनी हुई होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ झीलों के तट है, जैसे कि ये कोई झील का किनारा है, तो मकान इस झील के यहाँ पीछे की तरफ भागे बनते हैं, ना कि आगे की तरफ, क्योंकि जब अधिवास यहाँ बनाएंगे तो आगे की तरफ पानी आने से उसके बहने की संभावना होती है, तो मुख्य भाग आगे की ना होकर पीछे की ओर। इसके लिए अच्छा उदाहरण है चिल्का झील का तट। चिल्का झील तट, क्योंकि अधिवास का जो मुख होता है वो झीलों के किनारों पर होता है और अधिवास पीछे बनते हैं, किनारों पर नहीं बन सकते, इस पृष्ठ भाग पर ही बन सकते हैं, यानी कि पृष्ठ भाग पर। इसे कहते हैं तीर प्रतिरूप। हमारा अगला प्रतिरूप आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, इसमें क्या होता है, जैसे आपने त्रिभुज देखा हो, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। इसमें एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ नहरें और तीसरी तरफ सड़कें होती है। इन तीनों के संगम पर जो प्रतिरूप, जो गांव बने हुए थे, वह कहलाता है त्रिभुजाकार। इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारे भारत में हरियाणा एवं पंजाब। हरियाणा और पंजाब त्रिभुजाकार प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण। तो 3 प्रतिरूप देखिए पहले आप। रेखीय प्रतिरूप, एक रेखा के अंदर, जैसे एक सीधी रेखा के दोनों किनारे तरफ जो बसे हो, जैसे जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। तीर प्रतिरूप, आगे को त्रिकोणाकार मुंह पे, वहां पर जैसे अग्रभाग पर अधिवास ना बनाकर पीछे वाले भाग पर, पृष्ठ भाग पर, जैसे चिल्का झील का तट। त्रिभुजाकार, इन 3 भुजाएं, एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ नहरें, तीसरी तरफ सड़कें, इन तीनों के संगम पर जो बनता है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब। हमारा चौथा प्रतिरूप है आयताकार। चौथा है आयताकार। देखिए, एक आयत के समान, जब सड़कों के चारों तरफ के किनारे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ,
चारों तरफ से किनारे मिलते एक समतल मैदान की तरह, उसको कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए अच्छा मैदान है कि समतल तट के मैदान, समतल तट के मैदानी भाग, यानी चारों तरफ अधिवास होंगे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। हमारा अंतिम अगला आता है अरिये। देखिए अरिये में क्या होता है, एक गांव के चौराहे से विभिन्न तरह रास्ते निकले, इधर इधर इधर, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यानी एक चौराहे से विभिन्न तरह के अधिवास निकले गलियों की तरफ, वह अरिये कहलाते हैं। इसके लिए अनेक कच्ची पक्की सड़कें हो, जैसे कि ये कुछ कच्ची सड़कों के रास्ते निकले, कुछ पक्की सड़क कुछ कच्ची, यानी कच्ची एवं पक्की सड़कों की तरफ बने गए अधिवास, कच्ची एवं पक्की सड़कों के किनारों पर बने अधिवास अरिये कहलाते हैं। अगला है वृत्ताकार। देखिए दोस्तों, अगला है वृत्ताकार, यानी एक वृत्त की आकृति के रूप, यानी एक चौराहे के मुख्य भाग से अलग अलग राह पर जो रास्ते निकलते हैं वहां वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण करते हैं, जो सड़कें लंबी जाती है, यानी एक चौराहे से कुछ निकली, वो लंबे मार्ग पर गई, ये भी एक लंबे मार्ग पर गई, एक लंबे मार्ग पर गई, वह कहलाते हैं वृत्ताकार। सातवां आता है तारा प्रतिरूप। एक तारे की संरचना के अनुरूप गांव की छोटी छोटी गलियां जो निकलती है, जैसे कि एक तारा आपने देखा होगा एक स्ट्रक्चर के समान, यानी पूर्णतः सभी और जो गलियां निकले वह तारा प्रतिरूप कहलाता है। अगला हमारा है पंखा प्रतिरूप। एक पंखे की संरचना के समान त्रिकोणाकार जो गलियां निकली है, जैसे कि ये पंखे की संरचना है, एक रास्ता इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, वह कहलाएगा पंखा प्रतिरूप। अगला हमारा है नवा अनियमित प्रतिरूप, यानी ये प्रतिरूप ऐसे होते हैं जो अनियमित या ऊबड़ खाबड़ या आगे पीछे, जैसे कि ये संरचना इधर थी तो ये आगे मुड़ के इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसको कहते हैं अनियमित प्रतिरूप। अंत में हमारा आता है सीढ़ी नुमा। कुछ पहाड़ी भागों पर भी कुछ मकान बने हुए होते हैं, ये यहाँ देख लीजिए सीढ़ी नुमा। आप देखते हैं कुछ पहाड़ों पर भी कुछ अधिवास बने हुए होते हैं, जो पहाड़ों पर जो घर बने हुए हैं सीढ़ी के ऊपर नीचे, वह कहलाते हैं सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। तो ये थे ग्रामीण अधिवास के कुछ प्रतिरूप। अगला हमारा टॉपिक है गांव की समस्याएं क्या है। हमने गांव के प्रकार पढ़ लिए, गांव के प्रतिरूप भी पढ़ लिए, तो गांव में समस्याएं भी पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं गांव में प्रमुख प्रमुख समस्याएं क्या है। देखिए ग्रामीण समस्याएं, गांव की जो प्रमुख समस्या है कि वहां पर पेयजल की कमी होती है। एक तो पेयजल यानी स्वच्छ पानी की कमी, चिकित्सा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, एक आता है रोजगार की कमी। ये गांव की कुछ प्रमुख समस्या है, जैसे पेयजल, चिकित्सा, रोजगार, आवागमन के साधन। हम सब जानते हैं गांव की ये प्रमुख समस्याएं हैं। तो ये थी कुछ गांव की समस्याएं, पेयजल की कमी, चिकित्सा का अभाव, रोजगार की कमी और आवागमन के साधन। ये था ग्रामीण अधिवास। दूसरा आता है मानव अधिवास, नगरीय अधिवास। देखिए नगरी, नगर यानी शहर। शहरों की सबसे बड़ी विशेषता होती है जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, यानी अधिक संख्या में लोग निवास रहते हैं, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। नगरों के भी कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है नगर, दूसरा महानगर, तीसरा सन्नगर, चौथा वृहद नगर। देखिए नगर 1 लाख से तो अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या होती है, उसे नगर कहते हैं। इसका उदाहरण है राजस्थान का बीकानेर शहर, राजस्थान का बीकानेर शहर। दूसरा है महानगर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या,
10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, इसमें आते हैं अपने मेट्रो सिटी आ जाएगी, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा महानगरों में आते हैं। सन नगर, इस शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा किया गया था। पैट्रिक गिडीज द्वारा। इसमें महानगरों को मिलाकर, यानी महानगरों को मिलाकर सन नगर बनते हैं। महानगरों को मिलाकर सन नगर में लंदन, टोक्यो, पेरिस सन नगर में आते हैं। अगला है बृहत नगर, इसे मेगालोपोलिस भी कहते हैं। मेगालोपोलिस, ये शब्दावली जीन गोटमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जीन गोटमैन। इसमें अनेक सन नगरों को मिलाकर बृहत नगर बनते हैं, जैसे कि ग्रेट लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क आदि। तो नगरों को 4 भागों में बांटा गया है। नगर, महानगर, सन नगर, बृहद नगर। नगर 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम, जैसे कि बीकानेर। महानगर 10 लाख से अधिक, जयपुर, जोधपुर, कोटा मेट्रो सिटीज। सन नगर 1915 में शब्दावली का प्रयोग पैट्रिक गिडीज द्वारा किया गया। महानगरों को मिलाकर, जैसे कि लंदन, टोक्यो, पेरिस आदि। अपने भारत में तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। बृहद नगर मेगालोपोलिस इसको कहा जाता है। जीन गोटमैन ने शब्दावली का प्रयोग किया। ग्रेट लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो, बड़े बड़े जो है वो बृहद नगर के अंदर आएंगे। तो मित्रों, ये तो था नगरीय अधिवास में नगरों के प्रकार। अब बात करते हैं, एक और टॉपिक है कच्ची बस्तियां। सॉरी, एक टॉपिक आपको और बताना रह गया कि नगरों की भी कुछ समस्याएं होगी। हमने गांव की समस्याएं पढ़ी है, तो नगरों की भी समस्याएं देखते हैं। नगरीय समस्याएं। नगरों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पर्यावरण प्रदूषण एक तो अधिक, क्योंकि बहुत सारे वाहन, औद्योगिक धुआं वगैरह निकलता है। पर्यावरण प्रदूषण, स्वच्छता की कमी, जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक, ये नगरों की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है ना मित्रों? ये पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा, स्वच्छता की कमी, जनसंख्या घनत्व अधिक नगरों की समस्या है। एक अंतिम टॉपिक बचता है कच्ची बस्तियां। कच्ची बस्ती में एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती की बात करेंगे, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती। मुंबई की धारावी। देखिए, प्रमुख बात, ये एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती। इस कच्ची बस्ती में बहुत सारे लोग। इस कच्ची बस्ती की कुछ समस्याएं हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कच्ची बस्ती की समस्या की बात करेंगे। एक, जनसंख्या अधिक। मकान छोटे छोटे, एक कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। एक कमरे में 8 से 10 लोग। शौचालय की समस्या। शौचालय की समस्या। गलियां बहुत छोटी। गलियां बहुत छोटी, इतनी छोटी गलियां होती है कि एक व्यक्ति ही निकल सकता है। वाहनों का प्रवेश तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक व्यक्ति एक बाइक से निकल जाए, वो बहुत बड़ी बात है। एक साइकिल से निकल जाए, रिक्शा का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो पाता। समस्याएं बहुत ज्यादा है। लोग अधिक होने के कारण स्वच्छता की कमी। स्वच्छ पेयजल का अभाव, और स्वच्छ पेयजल के अभाव के कारण इतनी सारी समस्याएं के कारण यहाँ पर बीमारियां भी अधिक होती है। बारिश के समय बहुत बड़ी समस्या। ये कच्ची बस्तियों की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं।
वापस देखिए, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती की बात करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। समस्या में जनसंख्या बहुत अधिक है, एक एक मकान कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं, जो बहुत छोटा कमरा होता है। शौचालय की बहुत समस्या होती है, 100-200 लोगों पर एक शौचालय होता है। गलियां बहुत छोटी होती हैं यहाँ पर। स्वच्छता की कमी, स्वच्छ पेयजल का अभाव, बारिश के समय पूरा घरों में पानी वगैरह भर जाता है। गलियां बहुत संकरी होती हैं, वहां निकलना बड़ा मुश्किल, एक साइकिल निकल जाए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था हमारा चैप्टर अधिवास। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाना। जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के लिए मित्रों इतना ही। एक अपील के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। लॉकडाउन का समय चल रहा है, सरकार के नियमों की पालना कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।